हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात कर ली थी, उससे कनेक्टेड हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मोशन। गति के बारे में बात करेंगे। गति किसे कहते हैं, गति कितने टाइप की होती है, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो हमें मोशन के बारे में स्टडी करना है। आने वाले जो नेक्स्ट 2 से 3 चैप्टर्स होंगे उसमें हम मोशन को लेके ही बात करेंगे कि कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, वो कितने टाइप से मोशन कर सकती है, कितने प्रकार की गति वो कर सकती है। एक विमीय गति भी कर सकती है, वो द्विविमीय गति भी कर सकती है और त्रिविमीय गति भी कर सकती है। तो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो मोशन से कनेक्टेड होंगे। तो इसी कंटिन्यूटी में हम आज का टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? निर्देश तंत्र की हम बात करने जा रहे हैं कि निर्देश तंत्र से हम क्या समझते हैं और निर्देश तंत्र कितने टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहले निर्देश तंत्र की बात करेंगे कि सर निर्देश तंत्र हम किसे कहते हैं। तो देखो, निर्देश तंत्र से पहले भी हम एक लिखना चाहेंगे, हम लिखेंगे निर्देश बिंदु। क्या लिखा सर? निर्देश बिंदु की हम बात करेंगे। सर निर्देश बिंदु किसे हम कहेंगे? तो हम चाहते हैं कि कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है, हम सर उसकी स्थिति ज्ञात करना चाह रहे हैं। कोई भी हमारे पास में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पार्टिकल हो सकता है, हमें सर उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो सर उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सर निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। सर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सर निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को समझ रहे हैं कि सर निर्देश बिंदु क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी, निर्देश तंत्र हम क्यों बनाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि बताइए एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया। क्या कहा? मैंने क्वेश्चन किया कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया। बताइए उस व्यक्ति की पोजीशन कहां पर है, व्यक्ति कहां पर स्थित है, व्यक्ति कहां पर अभी प्रेजेंट में कहां पर है। तो क्या हम उस वस्तु या व्यक्ति की स्थिति बता पा रहे हैं? हमने कहा व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, बताओ व्यक्ति कहां पर है, बताओ वस्तु की स्थिति कहां पर है, व्यक्ति किस पोजीशन में प्रेजेंट है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, आप ये सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे बता सकते हैं कि व्यक्ति कहां पे होगा। पहले साहब हमें आप ये तो बताइए कि व्यक्ति कहां से गया। पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो ये बनेगा कि सर बताइए कि व्यक्ति कहां से गया। हमने कहा व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, बताओ व्यक्ति कहां पर है। तो सर ये तो बताना संभव नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले आप ये बताइए कि व्यक्ति कहां से गया। तो अब मैंने अपना क्वेश्चन चेंज किया और मैंने कहा कि व्यक्ति सपोज करो हरमाड़ा से 10 किलोमीटर गया। मैंने क्वेश्चन चेंज किया और कहा कि व्यक्ति हरमाड़ा से 10 किलोमीटर गया। तो अब हम व्यक्ति की पोजीशन, वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन का आइडिया हम लगा सकते हैं। कैसे? सर हरमाड़ा से गया है तो सर डेफिनेटली अगर वो हरमाड़ा से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी दिशा में वो गया, उसके बेसिस पे हम आइडिया लगा लेंगे कि अगर वो सर हरमाड़ा से सपोज करो चौमू की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हरमाड़ा से चौमू की तरफ गया तो 10 किलोमीटर के समथिंग कहाँ पे होगा। सर हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो रामपुरा के आसपास होगा। और अगर हम कहें कि सर हरमाड़ा से वो तो चांदपुर की डायरेक्शन में गया तो फिर यहाँ हम कह देंगे कि डेफिनेटली सर वो चांदपुर की तरफ जा रहा है तो सर 10 किलोमीटर चौमू बलिया के आसपास होगा। ठीक है, तो अब आइडिया लगा पा रहे हैं कि सर अगर चौमू की दिशा में गया तो रामपुरा पे 10 किलोमीटर होगा सर, और सर वो अगर चांदपुर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली सर वो चौमू बलिया तक होगा 10 किलोमीटर। ऐसे ही सर आप यहाँ इसकी ये जो इसके अलावा भी सर बहुत सारी डायरेक्शंस होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी डायरेक्शन होती है। हमने परपेंडिकुलर ईस्ट, आपका जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ है, अगर हम उसकी बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारी डायरेक्शंस होती है, पर पर्टिकुलर केवल 4 डायरेक्शन की बात भी करें हम लोग
तो सर अगर चौमू की तरफ गया है तो 10 किलोमीटर रामपुरा होगा, चांदपुर की तरफ गया है तो 10 किलोमीटर चौमू बलिया होगा। सर अगर इधर दौलतपुरा की तरफ गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली 10 किलोमीटर इस दिशा में हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और जयरामपुरा की तरफ गया है तो 10 किलोमीटर जयरामपुरा की तरफ होगा। तो ऐसे से हम आइडिया लगा सकते हैं कि व्यक्ति 10 किलोमीटर कहाँ पे होगा। कहाँ से काउंट किया सर? हरमाड़ा से 10 किलोमीटर जा रहा है, हरमाड़ा से 10 किलोमीटर गया, तो सर कहाँ पे गया, कौन सी दिशा में गया? सर हम एग्जैक्ट तो नहीं पता कर पा रहे कि सर एग्जैक्ट वो कहाँ पर पोजीशन अभी होगा, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि सर अगर वो 10 किलोमीटर चौमू की दिशा में गया है तो रामपुरा होगा, चांदपुर की तरफ गया है तो चौमू बलिया होगा। सर अगर इधर जयरामपुरा की तरफ गया है तो 10 किलोमीटर आई थिंक जयरामपुरा के आसपास होगा, ठीक है। तो इसी तरह सर इस दिशा में भी हम सोच पा रहे हैं। तो आपने देखा कि लेकिन एग्जैक्ट हम अभी उसकी पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। अभी भी सर हम उसकी स्थिति को लेकर हमारे माइंड में संशय है कि सर वो कहाँ पर है। सर वो रामपुरा भी हो सकता है 10 किलोमीटर, सर वो चौमू बलिया भी हो सकता है, सर वो जयरामपुरा भी हो सकता है, सर वो ठीक है इधर दौलतपुरा भी हो सकता है। तो आप देखें सर अभी भी हम एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं बता पा रहे। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन को और बदल देते हैं कि हमने कहा कि सर वो हरमाड़ा से गया और सर चौमू की दिशा में गया, चौमू की डायरेक्शन में गया, मतलब हमने एक तो बिंदु फिक्स किया कि सर वो कहां से चला, साथ में हम उसकी डायरेक्शन भी फिक्स कर रहे, उसकी दिशा भी आइडेंटिफाई कर रहे कि सर वो कौन सी दिशा में गया। तो हमने कहा सर हरमाड़ा से गया और सर चौमू दिशा में जा गया है। तो अब हम डेफिनेटली हमारा आंसर होगा सर अगर हरमाड़ा से जा रहा है और सर 10 किलोमीटर गया है चौमू की तरफ, तो डेफिनेटली सर व्यक्ति कहां पर रिप्रेजेंट होगा, कहां पे स्थित होगा? सर रामपुरा पर स्थित होगा। तो एग्जैक्ट हमने उस व्यक्ति की लोकेशन फाइंड आउट कर ली। तो हमने उस व्यक्ति की या उस वस्तु की पोजीशन कैसे फाइंड आउट की? सर हमने देखा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि सर हम कहां से उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक बिंदु हमें फिक्स करना होगा जहां से हम उसकी स्थिति काउंट करेंगे। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, तो आपका पहला क्वेश्चन यही बना कि सर ऐसे तो नहीं बता सकते कहां पे है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वो कहां से गया। तो हमने कहा सर हरमाड़ा से गया। तो अब हमारे बिंदु फिक्स हो गया कि हम वस्तु या व्यक्ति की स्थिति कहां से काउंट करेंगे? हरमाड़ा से। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु निश्चित करना होता है जहां से हम उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे या करते हैं। तो ये जो निश्चित बिंदु है सर इसी को हम बोलते हैं निर्देश बिंदु। इसी को हम क्या बोलते हैं? निर्देश बिंदु बोलते हैं। इसका दूसरा नाम सर इसको मूल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है सर इसको मूल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, ओरिजिनल बिंदु, जहां से हम वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु निर्देशित करना होता है, हमें एक बिंदु फिक्स करना होता है जहां से हम उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। ऐसा बिंदु क्या कहलाता है? निर्देश बिंदु कहलाता है, या सर इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु का मूल बिंदु भी इसको कहा जाता है। पर बताइए क्या बिंदु फिक्स करने से ही हमारा काम चल पा रहा है क्या? आपने कहा सर हरमाड़ा से गया, तो क्या हम उसकी स्थिति एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या? तो हमारा क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन होगा कि नहीं सर हमें बिंदु के साथ साथ, निर्देश बिंदु के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए सर कि सर वो कहां से गया? हरमाड़ा से गया। सर कौन सी डायरेक्शन में गया, दिशा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तब ही हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। हमने कहा हरमाड़ा से गया, चौमू की दिशा में गया, तो हमने कहा सर रामपुरा गया, ठीक है। लोकेशन मिला कहां से गया? हरमाड़ा से। कौन सी डायरेक्शन में गया? सर चौमू की तरफ गया, तो सर रामपुरा होगा। उसने कहा हरमाड़ा से गया, चांदपुर की तरफ गया, तो कहां पे होगा? सर चौमू बलिया होगा। कहां पे होगा सर? चौमू बलिया पे होगा। तो आप देख रहे हैं हम वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात कर पा रहे हैं, पर उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फिक्स करना पड़ता है? सर एक बिंदु फिक्स करना पड़ेगा, निर्देशित करना होगा जहां से हम उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। ऐसा बिंदु हमें क्या कहलाता है? निर्देश बिंदु कहलाता है। और साथ में निर्देश बिंदु के साथ साथ हमें दिशाएं भी निर्धारित करनी पड़ेगी, ठीक है। उस निर्देश बिंदु पर हमें दिशा भी निर्धारित करनी पड़ेगी कि सर वो एक्स दिशा में गया, या फिर सर वो वाई दिशा में गया, या फिर वो जेड दिशा में गया। तो सर एक तो हमें निर्देश बिंदु लेना पड़ेगा और उस निर्देश बिंदु पर हम दिशाएं निर्धारित करेंगे। तो जो उससे एक तंत्र या निकाय
तैयार होगा या डेवलप होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, निर्देश तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्देश तंत्र बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति है, तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, क्या कहा, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु निर्देशित करना होता है, जहां से हम उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं। ऐसा बिंदु निर्देश बिंदु कहलाता है या मूल बिंदु कहलाता है। और इस निर्देश बिंदु पर या मूल बिंदु पर जो हम एक निकाय तैयार करेंगे, डायरेक्शन दिखाते हुए, दिशा को दिखाते हुए जो हम एक तंत्र तैयार करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र क्या है, सर किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सर निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सपोज करो सर हमने एक बिंदु लिया, सर ये है हमारा निर्देश बिंदु, इसी को हमने कहा मूल बिंदु, ठीक है, जहां से हम किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करेंगे। अब सर केवल बिंदु फिक्स करना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें सर इस पे डायरेक्शन भी फिक्स करनी होगी। जब तक आप ये नहीं बताओगे सर हरमाड़ा से कौन सी दिशा में गया है, सर चौमुख की दिशा में गया है, तभी हम बता पा रहे हैं कि सर वो एग्जैक्ट रामपुरा होगा। अगर दिशा के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सर निर्देश बिंदु के साथ साथ डायरेक्शन भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो सर इस मूल बिंदु पर या निर्देश बिंदु पर हम दिशाएं प्रदर्शित करेंगे। तो सर तीन डायरेक्शन होती है, सर आप वो बना दीजिए। सर एक तो आपकी एक्स डायरेक्शन होगी, ठीक है, सर एक आपकी ये वाई डायरेक्शन होगी। एक तो कौन आपका एक्स डायरेक्शन है, एक कौन है सर आपका ये वाई डायरेक्शन है। सर ये एक्स डायरेक्शन, ये आपकी वाई डायरेक्शन। और सर एक होता है सर जेड डायरेक्शन। एक क्या होता है सर, जेड। तो देखो एक्स और वाई ये कौन है सर आपका, हाँ अगर हम एक्स और वाई की बात करें तो बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सर ये आपने 9th लेवल पे या 10th लेवल पे जब हमने किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए ग्राफ से हम किसी वस्तु की स्थिति फाइंड आउट करते हैं, तो सर वहां आपने दिखाया था कि सर ये आपका ओरिजिनल मूल बिंदु होता है। सर ये कौन है सर, आपकी एक्स डायरेक्शन होती है। सर ये होती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और सर ये होती है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही सर ऊपर आओगे तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और सर ये होता है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो एक्स और ये कौन है, वाई डायरेक्शन। और हम जानते हैं कि एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होते हैं सर, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो सर दो डायरेक्शन तो क्या हो गई, एक्स और वाई, जो कि दोनों प्लेन में स्थित है, और सर दोनों आपस में क्या है सर, परपेंडिकुलर। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। सर एक डायरेक्शन और होती है, सर कौन है, जेड। तो सर जेड कहाँ है सर, ये आपका जेड होता है। सर ये हम जेड डायरेक्शन लिखते हैं, तो ये आपकी जेड डायरेक्शन है। तो ये हमारा, ये तो कौन है सर, मूल बिंदु है, निर्देश बिंदु है, जहां से हम वस्तु की स्थिति ज्ञात करते हैं। साथ में सर हमने इसके डायरेक्शन डिनोटेट की, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो सर यहाँ हमने दिशाओं को भी हमने प्रदर्शित किया। तो ये जो हमने एक निकाय तैयार किया, ये जो हमने एक तंत्र बनाया, सर इसी को हम क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। सिंपल सा हम कह सकते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति की, क्या डेफिनेशन होगी, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु निर्देशित करना होगा, जहां से हम उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। ऐसा बिंदु निर्देश बिंदु कहलाता है, ठीक है। और इस बिंदु पर तथा इस बिंदु पर तैयार किया गया तंत्र, इस बिंदु पर तैयार किया गया तंत्र क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। और निर्देश तंत्र की सहायता से हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति फाइंड आउट कर सकते हैं कि वस्तु या व्यक्ति कहां पर स्थित है। ओके, तो सर ये है आपका निर्देश तंत्र, जिस जहां ओ क्या है सर, इसका निर्देश बिंदु है या ओरिजिनल है। सर इस पे एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट दिशाएं हैं, जहां एक्स और वाई आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आप देखिए सर जो जेड डायरेक्शन है सर, वो भी इस एक्स वाई के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। सर ये तो हमें 90 दिख रहा है, पर बताओ सर ये कहां से 90 दिख रहा है, ये तो 90 से ज्यादा दिख रहा है। सर ये भी 90 से ज्यादा दिख रहा है, पर एक्चुअल में यहाँ जो हमने ये डिस्प्ले किया सर, ये जेड इस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में देखो जेड कहाँ पे होता है, सर ये आपका एक्स डायरेक्शन है, सर ये आपका वाई डायरेक्शन है। सर ये दोनों क्या है सर, प्लेन पे, बोर्ड पे स्थित है। सर जेड जो होगा सर, वो यहाँ इस बोर्ड के लंबवत ऐसे, ये होगी जेड की डायरेक्शन। ये है सर आपका एक्चुअल में जेड इस डायरेक्शन में है। अब आप देखिए
बताइए एक्स वाई और जेड, ये कौन है एक्स, ये कौन है वाई और ये कौन है आपका जेड। अब बताओ क्या एक्स वाई और जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर है? हाँ सर देखो एक्स और वाई सर परपेंडिकुलर, सर ये एक्स और ये कौन है जेड, सर ये भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर, सर ये कौन है वाई और ये कौन है जेड, तो सर ये भी आपका परपेंडिकुलर। पर बताइए क्या हम हवा में डायरेक्ट थोड़ी कर पाएंगे? जेड किधर है सर? बोर्ड के लंबवत दिशा में है, बाहर की तरफ ले लो या अंदर की तरफ ले लो, बाहर की तरफ लोगे तो पॉजिटिव जेड और अंदर लोगे तो नेगेटिव जेड, ठीक है। तो अब आप देखो एक्स वाई और जेड तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, पर हम इस दिशा में तो नहीं ड्रैग कर पाएंगे, तो हम ड्रैग ऐसे ही करेंगे, पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि सर ये जेड कौन है एक्चुअल में, सर ये बोर्ड के लंबवत दिशा में होता है, प्लेन के लंबवत, तो एक्स वाई प्लेन में होते हैं और जेड प्लेन की क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या है लंबवत होते हैं, तीनों आपस में क्या है लंबवत होते हैं। अब साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो हम बात कर रहे हैं सपोज कीजिए हमें किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है, किसी वस्तु की क्या निकालनी है हमें सर स्थिति फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने कहा कि सर ये वस्तु यहां पर प्रेजेंट है, कोई वस्तु कौन से बिंदु पे रिप्रेजेंट है सर बिंदु P पर स्थित है, तो सर यहाँ इसके कोऑर्डिनेट हमें मिले हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट x है आपका, एक कोऑर्डिनेट y है और एक कोऑर्डिनेट क्या है आपका z है। तो एक वस्तु कहाँ पर प्रेजेंट है सर पॉइंट बिंदु P पर स्थित है, जहां उसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमें x y और z। इस निर्देशांकों की सहायता से कोऑर्डिनेट की सहायता से हम इस वस्तु या व्यक्ति की स्थिति फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो कि सर ये जो वस्तु है सर जो बिंदु P पर स्थित है, सर इस ओरिजिनल से कितने डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पे है, कहाँ पे सर ये r डिस्टेंस पर है, तो सर ये जो r है सर वो इसका क्या कहलाता है सर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है सर इसका स्थिति सदिश कहलाता है। क्या लिखने जा रहे हैं सर ये जो पॉइंट r है सर वो इस बिंदु P का क्या कहलाता है सर ये स्थिति सदिश कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो क्या है स्थिति सदिश? हमने कहा सर किसकी बात कर रहे हैं सर स्थिति सदिश की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर स्थिति सदिश r पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। सर किसे कहते हैं सर पोजीशन वेक्टर या सर स्थिति सदिश कौन होता है? तो इसके नाम से आप अंडरस्टूड कर सकते हैं, सर नाम में शो हो रहा है स्थिति सदिश, ऐसा सदिश जो कि किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को प्रदर्शित करे, स्थिति को रिप्रेजेंट करे, सर वो क्या कहलाता है उसका सर पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा होगी, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है सर वो उसका स्थिति सदिश कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ये कोई वस्तु कहाँ पर है बिंदु P पर प्रेजेंट है, सर इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x y z है, तो सर इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा r जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर इस वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, सर वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और सर इसके पोजीशन वेक्टर r को हम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, हमें क्या पता होना चाहिए सर x y और z। अगर हमें इस बिंदु P के निर्देशांक पता है x y z तो सर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। सर कैसे लिखना पड़ेगा बताइए? सर ये x कौन है सर x कोऑर्डिनेट है x दिशा में, ठीक है, निर्देशांक। सर y कौन है सर y दिशा का निर्देशांक है, z कौन है सर z दिशा का निर्देशांक है। तो सर जो पोजीशन वेक्टर वो कैसे लिखेंगे इसको हम लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्या लिखा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। जहां पर x y z कौन है सर इसका x y और z दिशा के निर्देशांक है। पर सर आप बताइए सर ये i कैप आपने यूज किया, सर ये j कैप आपने यूज किया, सर ये k कैप आपने यूज किया, तो i कैप j कैप और k कैप सर ये क्या है? तो i कैप j कैप और k कैप ये सब के सब कौन है सर एकांक सदिश है। कौन है बताइए? i कैप j कैप और k कैप सभी कौन है सर एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर हम इनको बोलते हैं, जो किसको प्रदर्शित करते हैं सर दिशा को प्रदर्शित करते हैं। i कैप कौन है सर एकांक सदिश है, पर कौन सी दिशा को दिखाता है? ये x दिशा को। सर j कैप कौन है सर ये भी एकांक सदिश है, पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर y दिशा कोऑर्डिनेट करेगा। सर k कैप कौन है सर ये भी एकांक सदिश है, पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर z दिशा को।
तो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों ही क्या है सर, एकांक सदिश है। ये तीनों ही कौन है सर, एकांक सदिश है सर। और ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सर, दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा सर, एक दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। आई कैप कौन है, एक दिशा का एकांक सदिश या एक दिशा में एकांक सदिश। सर जे कैप कौन है सर, वाई दिशा में एकांक सदिश। और के कैप कौन है, जेड दिशा में एकांक सदिश। तो ये हमने पूरा एक सिस्टम तैयार किया। इस सिस्टम का नाम ही क्या है, निर्देश तंत्र है। तो हमने अभी तक क्या समझा सर, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु निर्देशित करना होगा। यह बिंदु क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। तथा इस बिंदु पर जो हम एक दिशाएं दिखाते हैं, एक तंत्र जो तैयार करते हैं, ये जो एक तंत्र बना तो इसको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक बिंदु निश्चित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। यह बिंदु निर्देश बिंदु कहलाता है। तथा निर्देश बिंदु पर तैयार किया गया तंत्र निर्देश तंत्र कहलाता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति फाइंड आउट कर सकते हैं। और सपोज करो हमें कोई बिंदु P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स वाई जेड है। तो सर इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है सर, वो क्या से लिखेंगे सर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये किसको दिखाता है सर, बिंदु P की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हमने बोला स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश की डेफिनेशन क्या हुई, बहुत सिंपल है, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश। के नाम से अंडरस्टूड हो रहा है क्या है डेफिनेशन, बहुत सिंपल है, स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश। किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है सर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका स्थिति सदिश बोलते हैं। और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें इसको राइट डाउन करना भी आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। और आर को लिखना बहुत आसान है, केवल और केवल हमें क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स वाई और जेड। तो सर क्वेश्चन कहते हैं सर, एक्स के साथ में कौन आएगा, आई कैप, ठीक है, वाई के साथ में कौन आएगा, जे कैप, जेड के साथ में कौन आएगा, के कैप। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सर एक बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट कौन है सर, 2, 3 और 4 है, 2, 3 और 4 है। तो बताइए क्या हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, 2, इसका वाई कोऑर्डिनेट कौन है, 3, इसका जेड कोऑर्डिनेट कौन है, 4। तो सर पोजीशन वेक्टर कितना होगा सर, ये होगा 2, एक्स के साथ में क्या आएगा, आई कैप, जे के साथ में कौन आएगा, और सर वाई के साथ में क्या आएगा, के कैप, और सर जेड जो निर्देशांक है, जेड कोऑर्डिनेट उसके साथ क्या आएगा, के कैप। तो क्या आएगा सर, 2 आई कैप प्लस वाई कौन है, 3 जे कैप प्लस जेड कौन है सर, 4 के कैप। तो ये इस तरह से हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, इसकी स्थिति सदिश लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की कि कोई निर्देश बिंदु क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समझ में आ रहा है, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बिना निर्देश बिंदु या बिना निर्देश तंत्र हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके ना, अब इसी कड़ी में हम आगे बात करना चाह रहे हैं सर किसकी, कि सर कोई भी जो वस्तु है या जो व्यक्ति है, कोई भी जो वस्तु या जो व्यक्ति है सर वो कितनी पोजीशन में हो सकता है। क्या कहा कि सर कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है सर वो कितनी पोजीशन में हो सकती है। सर अंडरस्टूड है, कॉमन सा क्वेश्चन ये। तो हम कहेंगे सर 2 पोजीशन हो सकती है सर, या तो वस्तु स्थिर होगी या फिर वो गतिशील होगी। हम 2 ही पोजीशन में होते हैं सर, या तो देखो अभी मैं स्टैंड हूँ, अभी मैं क्या हूँ सर, स्थिर अवस्था में हूँ। सर मैं थोड़ा चल पड़ा तो आप बोलेंगे सर आप गतिशील अवस्था में। आप देख रहे हैं, मैं अगर मैं मूविंग पोजीशन में तो अब आप मेरे को क्या बोलेंगे सर, आप गतिशील अवस्था में हैं। ओके, और अगर मैं एक जगह कांस्टेंट स्टैंड हूँ तो आप बोलेंगे कि सर आप स्थिर अवस्था में हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति 2 मूलतः पोजीशन में हो सकता है, 2 अवस्थाओं में हो सकता है। एक तो होगा स्थिर अवस्था और एक होगा गतिशील अवस्था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि सर कोई भी जो वस्तु या व्यक्ति है सर वो 2 अवस्थाओं में हो सकता है, वो 2 अवस्थाओं में हो सकता है। तो एक तो होती है सर स्थिर अवस्था, क्या है सर, स्थिर अवस्था होगी सर एक तो। और सर दूसरा कौन होगा सर, दूसरा होगा गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था। क्या कहा कि कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्ति है सर वो कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि सर वस्तु या व्यक्ति
दो अवस्थाओं में पाया जा सकता है। सर या तो वो स्थिर अवस्था में होगा, स्थिर होगा, या स्थिर अवस्था में होगा, या फिर वो सर क्या होगा, गतिशील अवस्था में होगा, या फिर गति ठीक है गतिशील अवस्था में होगा, गति करता हुआ वो गतिशील अवस्था में होगा। सर या तो स्थिर होगा या फिर गतिशील होगा, स्थिर अवस्था में होगा या फिर गतिशील अवस्था में होगा। तो ये हम फिजिकली समझ रहे हैं। सर आप एक जगह स्टैंड है तो हम बोलेंगे सर आप स्थिर है। अगर मैं थोड़ा मूविंग कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर आप गतिशील अवस्था में है। पर ये तो हमने प्रैक्टिकली बोला। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया गया कि स्थिर अवस्था से क्या समझते हो, तो इसकी फिजिक्स में हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, क्या हमें परिभाषा लिखनी चाहिए। तो स्थिर या गतिशील से देखो हम क्या समझते हैं, कोई वस्तु या व्यक्ति स्थिर है या गतिशील है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, हमें उस वस्तु की स्थिति को लेकर स्टडी करना होगा कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, हम सर उसकी पोजीशन को लेकर बात करेंगे, उसकी स्थिति को लेकर बात करेंगे। बता दिया कि हम निर्देश बिंदु और निर्देश तंत्र की सहायता से हम किसी भी वस्तु की स्थिति फाइंड आउट कर सकते हैं, स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। सर पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं, उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ से गया, कौन सी दिशा में गया। अगर ये हमें पता पड़ जाएगा तो हम उसकी स्थिति ज्ञात कर लेंगे कि सर वो हरमाड़ा से गया, 10 किलोमीटर गया, चौमुखी दिशा में गया है, तो कहाँ पे होगा सर, रामपुरा होगा। तो स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसकी स्थिति के आधार पे ही हम डिफाइन करेंगे कि वस्तु या व्यक्ति स्थिर अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में। सर कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। हमें क्या देखना है कि समय के सापेक्ष, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है या नहीं। यहां दो डिस्कशन हो सकते हैं कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति है तो सर समय के साथ उस वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में चेंज या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो बस हमें वही लुकआउट करना है, वही देखना है कि क्या हो। सपोज करो कि सर ये वस्तु है और प्रारंभ में इसकी पोजीशन कहाँ पे है सर, x1 पोजीशन में है। जहां प्रारंभ में क्या है सर, ये x1 पोजीशन पे है। जब टाइम कितना हो गया सर, टाइम मान ले t1, प्रारंभिक टाइम कितना है सर, 0 सेकेंड है। तो 0 सेकेंड पर इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है सर, x1 है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में प्रारंभिक अवस्था में वस्तु कहां पर है सर, x1 पोजीशन पे है। अब सर आपने देखा कि t2 10 सेकंड के आफ्टर, 10 सेकंड के बाद आप देखो कि क्या वस्तु की स्थिति में चेंज हो रहा है। तो आपने देखा सर 0 सेकंड पे भी वस्तु यहीं पर है, 0 सेकंड के बाद आप 10 सेकंड बाद देख रहे हो तो भी वस्तु x1 पोजीशन में ही है। फिर आपने देखा कि t3 20 सेकंड पश्चात आप देख रहे हो तो फिर से आपने देखा कि वस्तु की पोजीशन वहीं पर है। समय के साथ, समय तो चल रहा है, 0 सेकंड था, फिर 5 सेकंड हुआ, 10 सेकंड हुआ, 20 सेकंड हुआ, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। तो आप कंटिन्यूस देखिए और आपने क्या देखा कि सर समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले भी यही थी, अभी भी यही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो तो वस्तु की वो जो अवस्था होगी तब वो उसी क्या कहलाती है, स्थिर अवस्था कहलाती है। यहाँ पर हम बोलेंगे वस्तु क्या है, स्थिर है, और वस्तु की ये जो अवस्था है सर वो उसकी क्या कहलाती है, स्थिर अवस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी क्लास चल रही है, आप सामने सिट करके क्लास ले रहे हैं, तो आप देखो क्लास कंटिन्यू चल रही है, 5 मिनट 10 मिनट कंप्लीट 45 मिनट या 1 आवर की क्लास हो गई, पर एवरी स्टूडेंट अपनी पोजीशन में वहीं पे स्थिर कांस्टेंट है। समय के साथ आपकी स्थिति बदल तो नहीं रही है, पूरा हमने लेक्चर कंप्लीट किया, पूरी क्लास आपने ले ली, तो उस ड्यूरेशन में क्या आपकी पोजीशन या आपकी स्थिति चेंज हो रही है क्या, नहीं सर। समय के साथ आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप कौन सी अवस्था में है सर, स्थिर अवस्था में। तो यही डेफिनेशन होगी क्या, स्थिर अवस्था की किसी, ठीक है। तो समय के साथ इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो, तो वस्तु की ये जो अवस्था है सर वो कहलाती है स्थिर अवस्था कहलाती है। और क्या जरूरी है क्या कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने देखा कि वस्तु प्रारंभ में जब t1 0 सेकंड पर हो, कहां पे हो, 0 सेकंड पे है, तो सर पोजीशन कितनी है सर, x1 पोजीशन है। कितनी पोजीशन, x1 पोजीशन है। और जब आपने देखा कि 10 सेकंड के बाद में वस्तु कहां पर है, तो आप देख रहे हैं 10 सेकंड के बाद वस्तु यहां से आगे आ चुकी है, आगे चलकर आ जाती है। और सर कहां पे आ जाती है सर, ये अब हम यहां पर आ गए सर 10 सेकंड के पश्चात, जब टाइम कितना हुआ सर 10 सेकंड हो गया, तो सर अब वस्तु सर कहां पे आ गई सर, x2 पोजीशन पे आ गई।
उसकी स्थिति पहले कहाँ पे थी x1, वो आगे चल पड़ी है और कहाँ पहुंच चुकी है सर x2 पोजीशन में पहुंच गई है। फिर आपने देखा कि सर t बराबर 20 सेकंड पे कहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि सर वो और भी आगे गति कर चुकी है, वो आगे निकल चुकी है और सर वो x3 पोजीशन पे आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ टाइम के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ सर, अभी मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ और टाइम के साथ सर मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ सर मेरी पोजीशन में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले मैं इस कॉर्नर पे था सर, मूव करते हुए सर आप इस कॉर्नर पर आ गए, फिर सर वापस इस कोने से वापस इस कोने पे चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं समय के साथ मेरी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो मेरी जो ये अवस्था है सर वो क्या कहलाएगी सर, गतिशील अवस्था कहलाएगी। और आप लुकआउट भी कर रहे हैं कि सर मैं किस पोजीशन में हूँ सर, गतिशील अवस्था में हूँ। तो समय के साथ अगर पोजीशन में स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो वस्तु की ये जो अवस्था है सर वो क्या कहलाती है, गतिशील अवस्था कहलाती है। यहाँ हम बोलेंगे वस्तु गतिशील अवस्था में है। तो बहुत सिंपल है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है या वस्तु गतिशील अवस्था में है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। केवल हमें ये देखना होगा कि सर समय के साथ वस्तु की जो स्थिति है, पोजीशन है सर, उसमें परिवर्तन है या नहीं। अगर परिवर्तन नहीं है तो क्या कहलाएगा, स्थिर अवस्था में। और अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, लगातार वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है, लगातार आगे की ओर चल रही है या पीछे की ओर चल रही है, लगातार अपनी स्थिति में चेंज कर रही है, तो सर वस्तु की वो जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, गतिशील अवस्था कहलाती है। तो बहुत सिंपल सा है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति सर दो अवस्थाओं में हो सकता है सर, स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में। और स्थिर अवस्था किसे बोलेंगे सर, सिंपल है, किसी वस्तु या व्यक्ति की ऐसी अवस्था, या ऐसे बोलो कि यदि किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो वस्तु या व्यक्ति की यह अवस्था उसकी क्या कहलाती है, स्थिर अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिर अवस्था कहलाती है। और सर गतिशील बोले तो हम बोलेंगे यदि किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु की ये जो स्थिति है, वस्तु की ये जो अवस्था है सर वो क्या कहलाती है, उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। तो यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया कि सर किसी वस्तु की स्थिति से हम क्या समझते हैं, पोजीशन से हम क्या समझते हैं, और वस्तु कितनी पोजीशन में हो सकता है, कितनी अवस्थाओं में हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, किसी वस्तु या व्यक्ति की, देखो अभी हमने लगभग 20 मिनट का लेक्चर दिया, लेकिन बहुत शॉर्ट रूप में हम कहें तो सर हमने मुश्किल से 2 पॉइंट पे डिस्कशन किया है। एक तो सर निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र क्या होता है, सर दूसरा सर वस्तु कितनी अवस्थाओं में हो सकती है। तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ तक का। एक तो सिर्फ ये बताया कि सर किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु निर्देशित करना होगा, ये बिंदु निर्देश बिंदु कहलाता है, और इस पे जो हम तंत्र तैयार करते हैं सर ये निर्देश तंत्र कहलाता है। तो निर्देश तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, सर किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हम इसकी हेल्प से किसी भी वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश निकाल सकते हैं या उसकी स्थिति फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्थिति जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि वो स्थिर अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में। केवल हमें क्या देखना होगा कि सर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है या नहीं। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की वो अवस्था क्या कहलाएगी, परिवर्तन हो रहा है तो गतिशील अवस्था, और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो स्थिर अवस्था में होगा। क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा। अब इसी को लेकर हम बात करेंगे कि सर वो वस्तु गतिशील अवस्था में है, गति कर रही है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है अब कि सर हम किसकी बात करेंगे, गति की बात करेंगे कि सर गति क्या है। अब अगर वस्तु या व्यक्ति गतिशील अवस्था में है या गति कर रहा है तो सर वो कितने टाइप से गति कर सकता है, कितने टाइप की मोशन कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन टॉपिक है, मूल टॉपिक है, वो यहीं से शुरू होता है। सर गति से हम क्या समझते हैं, गतिशील अवस्था या गति से आप क्या समझते हो, और कोई भी वस्तु या व्यक्ति कितने प्रकार की मोशन कर सकता है, कितने प्रकार की गति कर सकता है। हम कह सकते हैं सर एक वे में गति हो सकती है, वस्तु या व्यक्ति द्विवे में गति भी कर सकता है, वस्तु और व्यक्ति त्रिवे में गति भी कर सकता है। तो यही हमारा मूल टॉपिक है जिसके बेसिस पे आने वाले हम 2 से 3 लेसन करेंगे, लेक्चर्स करेंगे, 2 से 3 चैप्टर करेंगे। इसमें हम मोशन को लेकर ही बात करेंगे, गति को लेकर ही बात करेंगे। गति क्या है, गति कितने प्रकार की हो सकती है, 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन हो सकता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम गति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गति की बात करेंगे। तो करिए बेटा क्या है,
चलिए हम किसकी बात करना चाह रहे हैं सर? गति के बारे में बात करेंगे। सर गति क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से मोशन की जा सकती है? तो सबसे पहले तो हम गति की बात ही कर रहे हैं। सर गति किसे कहेंगे, गति हम किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा है, अभी अभी आपने बोला कि सर वस्तु दो पोजीशन में होती है। सर वस्तु एक तो आपकी सर क्या है, सर स्थिर अवस्था में होगी, और सर एक गतिशील अवस्था में होगी। आपने क्या बताया था सर? अभी आपने बताया था सर स्थिर और गतिशील अवस्था से क्या समझते हो? सर समय के साथ वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, ये आपकी वस्तु है, आपने क्या कहा सर t1 बराबर 0 सेकंड पे भी एक्शन पोजीशन पे है, t2 बराबर 10 सेकंड पर भी वो एक्शन पोजीशन पे ही है, और 20 सेकंड या 50 सेकंड पे भी क्या है सर? एक्शन पोजीशन पे है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं है, तो सर वो कौन है? स्थिर अवस्था। लेकिन आपने यहाँ की क्या बोला कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वस्तु आगे की ओर दौड़ रही है। पहले सर एक्शन पोजीशन में थी, फिर x2 पोजीशन में है, फिर x3 पोजीशन में है। समय के साथ उसकी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। तो सर ये कौन सी अवस्था थी? गतिशील अवस्था। तो सर इसी से तो हम गति को डिफाइन करेंगे कि गति एक्चुअल में है क्या? समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, सर उसी को हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। यहीं से हम गति की डेफिनेशन देंगे कि सर गति से हम क्या समझते हैं, गति से हम क्या समझते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हुई। गतिशील अवस्था में आप देखो क्या हो रहा है सर? मोशन हो रहा, गति हो रही। क्या होता है सर इसमें? सर समय के साथ वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन होता है। तो कौन सी अवस्था है? गतिशील अवस्था है, ठीक है। और परिवर्तन नहीं है तो कौन है सर? स्थिर अवस्था है। तो सर गति की डेफिनेशन हम यहीं से दे सकते हैं। कहां से सर? यहाँ से। क्या? समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो हो रहा है सर, वही कौन कहलाती है? गति कहलाती है, मोशन कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात डेफिनेशन है। क्या? समय के सापेक्ष वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में जो परिवर्तन होता है सर, वही क्या कहलाती है? गति कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन हुई। समय के सापेक्ष वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और सर गति कितने प्रकार की जा सकती, कितने प्रकार की होती है? तो हम बोलेंगे सर गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। क्या कहा सर? गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो पहली गति क्या होगी सर? पहली गति है सर एक विमीय गति। कौन है सर? एक विमीय गति होगी। सर दूसरी गति की बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये है द्विविमीय गति। कौन है सर? द्विविमीय गति है। और सर तीसरा हम बोलेंगे तो तीसरा कौन है सर? तीसरा है सर त्रिविमीय गति। तीसरा कौन है सर? त्रिविमीय गति। जो कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, मैक्सिमम सर 3 टाइप का मोशन कर सकता है। 3 टाइप की मोशन उसकी हो सकती है। या तो सर मोशन कर रहा है, मोशन का मतलब क्या है? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है। वस्तु या व्यक्ति एक स्थिति में ही कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैं एक स्थिति में कांस्टेंट हूं, तो सर मैं क्या हूं? स्थिर हूं। अब अगर मुझे मोशन करनी है, मुझे गति करनी है, तो सर समय के साथ मैं अपने पोजीशन चेंज करूंगा। तो मेरी स्थिति में परिवर्तन होगा तो कौन सी है? कौन सी अवस्था है सर? गतिशील अवस्था। मैं गति कर रहा हूं। तो सर गति आप कर रहे हैं तो सर कितने टाइप से कर सकते हैं? गति कितने प्रकार से? आप सब बहुत सिंपल कहेंगे, हम कहेंगे व्यक्ति सीधी रेखा में चल सकता है, व्यक्ति वर्ताकार पथ पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो आप देख लो वस्तु या व्यक्ति डिफरेंट टाइप की मोशन कर सकता है, ठीक है। सीधी रेखा पे चल सकता है, ऐसे घुमावदार रोड है उस पे चल सकता है, सर्किल पे चल सकता है। तो आप देखो सभी क्या है? मोशन है। सभी क्या है? मोशन है। तो सर यही हमें देखना है कि वो कितने प्रकार की मोशन कर सकता है। तो हम यही तो बता रहे हैं कि जो मोशन है सर वो 3 टाइप की हो सकती है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति 3 प्रकार से मोशन कर सकता है। 1 डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति। दूसरा है सर 2 डायमेंशन मोशन, द्विविमीय गति। और सर तीसरा कौन है? सर तीसरा है 3 डायमेंशन मोशन या त्रिविमीय गति। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे।
वन डायमेंशन मोशन लेंगे, उसमें काफ़ी डिस्कशन करेंगे कि एक में गति क्या होती है, फिर इसमें काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा। फिर टू डायमेंशन मोशन पे हम चलेंगे तो वहाँ सर हम प्रोजेडल मोशन होगी, प्रक्षेप गति होगी, सर वर्ताकार पथ पे गति होगी, सब ये टू डायमेंशन के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम इन्हीं को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सर मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं। तो सर बहुत सिंपल है कि सर मोशन क्या है, समय के सापेक्ष वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन। समय के सापेक्ष वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में जो परिवर्तन है सर वो गति कहलाता है। और सर गति कितने प्रकार से हो सकती है, तो बता दिया, गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1 एकविमीय गति, नंबर 2 द्विविमीय गति, नंबर 3 त्रिविमीय गति। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे। और एक बात और बेटा कि आप साथ साथ बेटा नोट्स बनाते रहिए, मैं आपकी डेफिनेशन बोल भी रहा हूँ, तो आप मोशन लिखें, उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर 3 टाइप का होता है, तीनों के नाम लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी डेफिनेशन की बात भी करेंगे। जैसे इस लेक्चर में हमने क्या किया सर, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, निर्देश बिंदु किसे कहते हैं, सर इनकी डेफिनेशन लिखें आप नोट्स में, डायग्राम बनाइए, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करिए। उसके बाद में सर वस्तु कितनी अवस्था में पाया जाता है, सर 2 अवस्था में पाया जाता है, स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में। तो उनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, तो वो डेफिनेशन भी आप लिखें। तो आपको साथ साथ नोट्स बनाने, साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। आप मैथमेटिकल डेरिवेशन आप आर्टिकल बोर्ड से राइट डाउन करेंगे, और मैं आपको टॉकिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनकी डेफिनेशन आप उनको ढंग से मैनेज करें और फिर नोट्स मेंटेन करें। ओके बेटा, थैंक यू।